नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। तो दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो राजस्थान जीके के टॉपिक आते हैं अपने पास, उन्हीं को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि अपने उच्च लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आरएस, वहाँ तक अपने पास क्वेश्चन मिल जाए। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो राजस्थान की लोक कलाएँ आती हैं दोस्तों, जो टॉपिक आता है राजस्थान जीके का, राजस्थान की लोक कलाएँ, इसी टॉपिक को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो के एंड में इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी अपन साथ के साथ देखेंगे, ताकि आपके थोड़ी हो जाए और साथ में आपको पता भी लग जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, और अपन जो पढ़ेंगे काफ़ी डीप तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपना कोई सा क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से यही याद हो जाएगा पूरा टॉपिक। बस वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो देखो, राजस्थान की लोक कला में सबसे अपन पहले बात करेंगे फड़ चित्रण का बारे में। आपने सुना होगा दोस्तों, जो फड़ चित्रण होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने पास जो लोक देवताएं होती हैं उनकी फड़ें बनाई जाती हैं और उनका वाचन भी किया जाता है। तो इसी कला को अपन जानेंगे दोस्तों कि वास्तव में फड़ चित्रण है क्या। तो देखिए, फड़ या फड़ कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो फड़ चित्रण, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फड़ क्या होती हैं। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। रेजी अथवा खादी के कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथाएं अथवा धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं एवं ऐतिहासिक गाथाओं के चित्रण स्वरूप को ही अपन फड़ कहते हैं। फड़ क्या होती हैं भाई? फड़ होती हैं, कोई पूछ ले आपसे फड़ क्या होती हैं तो क्या बताओगे कि फड़ जो रेजी अथवा खादी या कोई सा भी अन्य कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, उस कपड़े पर किसी लोक देवता की जीवन गाथा या उस लोक देवता से संबंधित जो ऐतिहासिक गाथा है उसका चित्रित स्वरूप ही अपने पास फड़ कहलाता है। यहाँ तक कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया फड़ क्या होती है। तो भाई, फड़ में अपन लोक देवताओं का की जो जीवन गाथाएं होती हैं उन्हें चित्रित स्वरूप में लिखते हैं। ठीक है, इसे फड़ कहते हैं और फिर इसी का वाचन किया जाता है। अब ये तो समझ में आ गया कि फड़ क्या होती हैं। अब बात करेंगे भाई, ये फड़ कहाँ निर्माण होता है इसका। तो दोस्तों, ध्यान रखना, जो फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है अपने राजस्थान में वो भीलवाड़ा जिला का शाहपुरा है। ठीक है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो आगे चलते हैं। फड़े चित्रित करने का कार्य यहाँ का जो जोशी परिवार है दोस्तों उसके छिपे करते हैं। छिपे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फड़े चित्रित कर रहे हैं तो चित्रित करने वाले को छिपे कहते हैं। जोशी परिवार के छिपे होते हैं। ठीक है, जोशी परिवार है यहाँ पर शाहपुरा में, यही फड़ों का चित्रण करता है जिन्हें दोस्तों चितेरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। आगे चलते हैं भाई। श्री लाल जोशी जो जोशी परिवार से संबंधित हैं, ख्याति प्राप्त चितेरे हैं। तो पहला नाम आ जाता है अपने पास श्री लाल जोशी। तो क्वेश्चन आ जाए कि श्री लाल जोशी का संबंध कौन सी राजस्थान की कौन सी लोक कला से? तो आप क्या बताओगे भाई? फड़ चित्रण से। ठीक है, और इन्हीं के परिवार में एक महिला थी दोस्तों जिनका नाम था श्रीमती पार्वती जोशी, जो कि देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला थी। तो दोनों नाम याद हो गए, श्री लाल जोशी और श्री पार्वती जोशी। इन दोनों का संबंध किससे? फड़ चित्रण से। ठीक है, आगे समझ में। आगे चलते हैं भाई। आगे क्या आता है भाई? अगला पॉइंट अपने पास, जो अभी तक सबसे छोटी फड़ बनाई गई है वो देवनारायण जी की। जो देवनारायण जी अपने लोक देवता हैं गुर्जर जाति के, तो उन्हीं की फड़ बनाई गई है 2 x 2 सेंटीमीटर साइज की। और इस फड़ का डाक टिकट के रूप में देवनारायण जयंती, जो कि कब आती है दोस्तों? 2 सितंबर को आती है। तो 1992 ईस्वी में जो भारतीय डाक विभाग है दोस्तों उसने टिकट जारी किया था देवनारायण जी की फड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आरएस में। ठीक है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन कि जो अपने पास राजस्थान के लोक देवता हैं देवनारायण जी, इनकी जो फड़ हैं उसका डाक टिकट के रूप में भारतीय डाक विभाग ने कब जारी किया था? तो आपका आंसर था 1992 ईस्वी में। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी। देवनारायण जी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 सितंबर को मनाई जाती है। ठीक है, आगे समझ में। आगे चलते हैं भाई। जो फड़ का वाचन है वो बोपो द्वारा किया जाता है। अभी तक क्या पढ़ा अपन कि फड़ चित्रण का कार्य कौन कौन करता है? जो अपने शाहपुरा है वहीं पे जोशी परिवार करते हैं। ठीक है, अब भाई बना तो दी उन्होंने फड़, अब इसका वाचन भी तो करेंगे ना अलग अलग जगह पर। तो जो फड़ का वाचन करते हैं उन्हें अपन भोपे कह रहे हैं। ठीक है, तो फड़ का वाचन भोपो द्वारा किया जाता है। और फड़ फट जाने पर, यानी कि पुरानी हो गई काफ़ी समय से उसे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज तो हो ही जाती हैं। तो जब वो फट जाती हैं तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, जो पुष्कर हैं अपने पास वहीं जाकर इसे विसर्जित करते हैं। ठीक है, जो पुष्कर झील है अपने पास उसी में इसे विसर्जित कर देते हैं, जिसे फल ठंडी करना कहते हैं। फल ठंडी करना का मतलब है उसे जब वो फट जाती है तो पुष्कर में उसे विसर्जित करना, यही फल ठंडी करना होता है। ठीक है, इसे राजस्थानी भाषा में फल ठंडी करना कहते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में सारा चीज़ें। ठीक है, अब आगे जो आ रहे हैं अपने पास जो
पॉइंट आ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आ रहा है भाई, अब अपन पढ़ेंगे कि जो फड़े बनाई जाती हैं, अलग अलग लोक देवता की अलग अलग फड़े बनाई जाती हैं, तो उन्हीं का वाचन किस प्रकार से होता है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और उनकी क्या विशेषताएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी का जो अपने पास बिंदु आता है, देखिए एक तरफ मैंने फड़ का नाम लिख रखा है कि कौन सी लोक देवता है, कौन सी फड़े, दूसरी तरफ उसका वाचन कौन करते हैं, तीसरी तरफ मैंने वाद्य यंत्र लिख रखे हैं और चौथी तरफ अपने विशेषता लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, पांचों को मैं अच्छे से आपको यहीं याद करवा दूंगा। देखें, सबसे पहले आता है अपने पास पापू जी की फड़। पापू जी जो लोक देवता है अपने, तो पापू जी की जो फड़ हैं इसका वाचन जो करते हैं वो नायक या आयड़ी भोपे करते हैं। तो भाई पापू जी की फड़ का वाचन कौन करता है, नायक या आयड़ी भोपे करते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्र, जिसमें तारों द्वारा स्वर उत्पन्न होता है, ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी। तो देखिए दोस्तों, जो पापू जी की फड़ है उसका जो वाचन करते हैं वह आयड़ी या नायक भोपे करते हैं, और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। विशेषता में देखिए दोस्तों, सबसे जो लोकप्रिय फड़ हैं सभी लोक देवता में वो पापू जी की फड़ मानी जाती है। इसका रात में वाचन करते हैं और इनकी फड़ पर बाले का चित्र अंकित होता है। आ गया समझ में पूरा। भाई क्वेश्चन आ जाए कि पापू जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है, तो आप क्या बताओगे सर कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। राजस्थान में जो सबसे लोकप्रिय फड़ हैं वो कौन से लोक देवता की हैं, तो आप क्या बताओगे भाई, पापू जी की फड़ें। ठीक है, आ गया समझ में। आगे चले, आगे चलते भाई। दूसरा जो दूसरे लोक देवता आते हैं वो अपने पास आते हैं रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति जो कामड़ जाति के बोपे हैं वही करेंगे भाई। कामड़ जाति इनकी प्रसिद्ध है, कामड़ जाति इनकी आराधना करती हैं, तो कामड़ जाति के जो बोपे हैं वही अपने पास रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो भाई इनमें भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पापू जी और रामदेव जी दोनों का जो फड़े हैं उनका जो वाचन करते हैं वो वाद्य यंत्र जो प्रयोग में लिया जाता है वो रावण हत्ता ही लिया जाता है। रामदेव जी की जो जीवन गाथा है पर उसी पर आधारित इस फड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चोथमल चितेरे ने किया था। तो भाई क्वेश्चन आ जाए कि जो रामदेव जी की फड़ है उसका सर्वप्रथम जो चित्रांकन किया था वो किसने किया था, तो चोथमल चितेरे ने किया था। ठीक है, हो गया समझ में, आ गया। आगे चलिए भाई, देवनारायण जी की फड़। अब देवनारायण जी किनके लोक देवता हैं भाई, गुज्जर जाति के, तो गुज्जरी बोपे इसका वाचन करेंगे, तो गुज्जर बोपे इसका वाचन करते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है वाद्य यंत्र। याद रखना, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जंतर भी अपने पास तत्वाद्य यंत्र होता है, तो जंतर के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ भाई साहब सबसे पुरानी है और सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पुरानी फड़ पूछ ले, क्या बताओगे, देवनारायण जी की फड़ है। सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ पूछ ले तो क्या बताओगे भाई, देवनारायण जी की फड़ है। सबसे लंबी गाथा वाली फड़ पूछ ले तो आप क्या बताओगे भाई, देवनारायण जी की फड़ है। जो इनकी फड़ में चित्र अंकित हैं वो सरब का अंकित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे जो आता है अपने 4th नंबर में वो आता है दोस्तों रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़। ये भाट जाति की जो बोपे हैं वही इसका वाचन करते हैं, रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़। ये दोस्तों रामकृष्ण पर आधारित हैं, इसलिए इसे रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ कहा गया है। ठीक है, भाट जाति के जो बोपे हैं दोस्तों वही इसका वाचन करते हैं, बिना किसी वाद्य यंत्र के ये वाचन किया जाता है। तो यहाँ तक तो आ गया भाई समझ में, 3 ही इंपॉर्टेंट आ गए वाद्य यंत्र में। तो बाबूजी रामदेव जी इन दोनों का जो फड़ का वाचन किया जाता है वो रावण हत्ता के द्वारा किया जाता है। अपने पास जो देवनारायण जी उसका जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको रामदल्ला और कृष्णदल्ला में ये याद रखना है कि भाट जाति के बोपे इसका वाचन करते हैं। राम और कृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित हैं दोस्तों, और इसका जो वाचन होता है अधिकतर जो आड़ोती क्षेत्र में अधिक होता है। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलिए भाई। आगे आती है अपने पास बेसासुर की फड़। इसका वाचन नहीं किया जाता है दोस्तों। यह दोस्तों जो फड़ हैं बावरी या बागरी, दोनों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है। बावरी भी बोलते हैं इसे, बागरी भी बोल सकते हैं। जो बागरी जाती हैं दोस्तों उसी के लोग इसे रखते हैं, और जब ये लोग चोरी करने जाते हैं तो इसकी पूजा करते हैं। 5 चीज़ें क्लियर हो गई भाई आपके। भाई अपन ने 3 तो लोक देवता की फड़ पढ़ ली, पापू जी और रामदेव जी देवनारायण जी की।
ठीक है, उनकी जो विशेषताएं देख ली हैं और दो जो अन्य अपने पास पढ़े आती हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। पांचों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलिए भाई। तो ये भाई हो गया अपने फड़ चित्रण कि वास्तव में राजस्थान में जो फड़ चित्रण है वो कहाँ किया जाता है और जो फड़े का निर्माण किया जाता है, कौन कौन सी लोक देवताओं की फड़ों का किया जाता है, उनका वाचन किस प्रकार से किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ें अपने कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ये पहली लोक कलाएँ कंप्लीट हो गई हैं। अब जो अन्य लोक कलाएँ आती हैं अपनी राजस्थान की, उन्हीं को अपन जानेंगे। अन्य लोक कलाओं में सबसे पहले आता है भाई मांडना। ताने याद होगा आपने राजस्थान में सभी घरा में जब दीपावली त्यौहार आवज तब काय करे छ, मांडना बनाओ छ। ठीक है, तो वही चीज़ चाहिए भाई। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर की आंगन को लीप पोत कर खड़िया, हिरमिच व गेरू से अनामिका की सहायता, अनामिका वही जो बनाने की होती हैं उसी बोलते हैं, अनामिका की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर मांगलिक अवसर पर जो महिलाएं द्वारा जो आंगना में खड़िया गेरू की सहायता से ज्यामितीय अलंकरण यानी कुछ चित्र बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उन्हें अपन मांडना कहते हैं। तो मांडना आगे समझ में क्या होता है इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब अगली जो आती है अपने पास लोक कला, उसमें आती है कठपुतली। कठपुतली भाई क्या है, इसकी जो जन्म स्थली है वो राजस्थान है। राजस्थान में कठपुतली का आविष्कार हुआ है भाई। इसके नाच नचाने वाले को नट या भाट जाति के लोग होते हैं। जो इसका नाच नचाते हैं वो नट या भाट दोनों एक ही हैं दोस्तों। नट यानी कि इसलिए बोले वो नट नचाते हैं इसलिए नट भी कहा गया है। बाकी जो वास्तविकता में जो जाती हैं वो भाट जाती हैं, उसी के लोग इसका नाच नचाते हैं। ठीक है, और जो मारवाड़ है इस नटों का प्रमुख स्थल है। तो यानी कठपुतली का जो अधिकतर नट होता है वो मारवाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में अपने पास जोधपुर और जैसलमेर तक की कठपुतली का नाच नचाया जाता है। आगे समझ में भाई, अगर आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। कठपुतली बनाने का काम, अब देखो कठपुतली का नाच तो नचा दिया भाई मारवाड़ में, अब इसके वो बनाने का काम भी तो किया जाता होगा ना कहीं राजस्थान में। तो कठपुतली बनाने का जो काम किया जाता है वो अपने उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में होता है। आगे समझ में, सर्ववर्षीय श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर, यानी कि नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। देवीलाल सामर, श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में जो अपने लोक कला मंडल हैं जो कि उदयपुर में है, ने कठपुतली कला को विस्तार कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। ठीक है, तो भाई साहब कठपुतली जो कला है आपने राजस्थान की उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कौन ले गया है, श्री देवीलाल सामर ले गया है। ये किससे संबंधित था, लोक कला मंडल उदयपुर से संबंधित था। ठीक है, आगे चला भाई। अब अपने पास जो अगली को लोक कला आती है वो आती है तोरण। अब तोरण भी पता है इंपॉर्टेंट है, तोरण भी बनाए जाते होंगे कहीं ना कहीं। तो तोरण क्या है भाई साहब, कि विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति, लकड़ी याद रखना, लकड़ी की कलाकृति जिसके शीर्ष पर मयूर या सुग्गा बना होता है। किसका चित्र अंकित होता है, मयूर या सुग्गा। ठीक है, हो गया तोरण भाई, ये लकड़ी से बनाया जाता है और विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसी पर लटकाया जाता है। फिर लाडो आओ भाई तोरण मारवा याचन सब। अब देखो भाई आगे आओ अपने पास कांवड़। कांवड़ का ही चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी नामक ग्राम है राजस्थान में कांवड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये एक तरह से दोस्तों मंदिर नुमा कास्ट यानी कि लकड़ी की कलाकृति होती है। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कांवड़ राजस्थान के किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो याद रखना जो चित्तौड़गढ़ का बस्सी नामक स्थान है या ग्राम है वहीं पर कांवड़ का निर्माण होता है। ये लकड़ी से बना होता है दोस्तों और मंदिर नुमा इसकी आकृति होती है। आगे चला भाई, आगे चलो। चोपड़ा, अब चोपड़ा को बीती जानता होगा। चोपड़ा का वो लकड़ी से निर्मित 4 अथवा 6 काने युक्त मसाले रखने का पात्र होता है। घरा में यूज न होगा भाई, इनमें अलग अलग खाना कर दे लकड़ी का जम काई रखा चा, इन्हें चोपड़ा कहूँ चा अपन राजस्थानी भाषा में। मांगलिक अवसरों पर इसमें कुछ ना कुछ रखा जाता होगा, कुमकुम अक्षत चावल आदि रखने में प्रयुक्त होता है। तो चोपड़ा का हो गया भाई लकड़ी से निर्मित 4 अथवा 6 काने युक्त मसाले रखने का पात्र। ठीक है, लकड़ी को पात्र जी। आगे चलो भाई, आगे आओ जा अपने पास बाजोट। बाजोट का भी याद से था ना काई बाजोट वही जो इस प्रकार से लकड़ी का बनाया जाता है जिसपे बेटा भी जाता है और जो अपने का त्यौहार आते हैं उस पर भी उसे काम मिल जाता है।
तो ध्यान रखना, लकड़ी की चौकी जिसे भोजन अथवा पूजा के समय प्रयुक्त करते हैं। जो है कापण कहूँ से चौकी लाओ भाई, तो चौकी का ही जो बाजोट खाओ जी ना, ठीक है। तो विवाह के समय वधु को बाजोट पर बिठाने की परंपरा है। जब शादी ब्याह हो जाए तो वधु ने कहीं लाडा ने भी बिठाना चाहिए। आगे समझ, बाजोट का है एक तरह से लकड़ी की चौकी जो, ठीक है। बेवाण, अब बेवाण कहीं से भाई, लकड़ी के बने देवीवान, बेवाण खड़े थे ना अपने पास देवजूल ने एकादशी पर। तो देखो बेवाण लकड़ी के बने देवीवान होते हैं जिनकी देवजूल ने एकादशी को झांकी निकाली जाती है। ये भाद्रपद जो शुक्ल आते हैं अपने पास, भाद्र ये देवजूल ने एकादशी है, ये भाद्रपद जो महीना आता है उसी की शुक्ल एकादशी को निकाली जाती है, देवजूल ने एकादशी इसलिए बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे भाई, आगे चलाओ। छापे, अब छापा का है जो वही छापा, कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे जिन्हें खेरादी जाति के लोग बनाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो भाई छापे क्या है, लकड़ी का बनाए जाओ छापा और खेरादी जाति के लोग इसे बनाते हैं और जो कपड़े होते हैं उसी पर अलग अलग प्रकार की आकृति बनाने के लिए इसे काम में लेते हैं। अगली जो अपने पास लोक कला आती हैं वो आते हैं भाई खांडे या खांडा। ये का है वो जो भाई लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति को खांडा कहते हैं। ये कुछ लकड़ी से बना हुआ तलवार नुमा आकृति होती है दोस्तों, जिसे खांडा या खांडे कहते हैं। बस्सी के खरोद जाति के लोग, अब ये जो खरोद जाति है ना, या बस्सी जिला यानी चित्तौड़गढ़ में निवास करे थे, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सके कि खरोद जाति का संबंध, खेराद जाति का संबंध कौन से जिले से हैं या कौन से स्थान से। तो बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले में आता है अपने पास, वहीं पर खेराद जाति के जो लोग हैं इसका निर्माण करते हैं। होली के अवसर पर खांडे बांटने और पूर्वी राजस्थान में दुल्हन द्वारा दूल्हे के घर पर खांडे भेजने की परंपरा है, ठीक है भाई। यह लोक कला भी तक कंप्लीट हो गई। आगे जो आपने लोक कला आवजू वो आवजे पात्री या तिपरनी कला। अब पात्रे का है वो पात्री तिपरनी एक ही नाम से, ठीक है। तो श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र जो जोधपुर के पीपाड़ कस्बे में विशेष बनाए जाते हैं। जोधपुर में बनाए जाओ जो भाई पात्रे तिपरनी, ये जो अपने पास जैन साधु संत जो वो प्रयोग में ले जो, अभी प्रयोग में बटवा में भी लेता हो, काय में भी लेता हो, लेकिन लकड़ी को ये बने हुए रहो, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर जो नोट चाहिए नोट ने समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन आओ जो तोरण से पात्रे तिपरनी तक की कलाएं लकड़ी की। अब देखो मैंने आपको बताया, यहाँ से तोरण से स्टार्ट किया मैंने बताना, तोरण से लेकर जो पात्रे हैं यहाँ तक की जितनी भी लोक कलाएं इसमें लकड़ी की ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आर के एग्जाम में पूछा है, 3 तो इसमें से नाम दे दे भाई, एक अन्य लोक कला में से नाम दे दो, और पूछ ली यहाँ में से कौन सी जो कला लोक कला है वो कास्ट पर यानी कि लकड़ी पर आधारित नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो ध्यान रखान जो आपने पास तोरण से ले रहा आपने पात्रे पढ़े, यहाँ तक ये सभी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई है, इसलिए ये नोट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जो आप नोट डाउन करो इसे ऐसे कैसे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर ऐसे कैसे अपने रजिस्टर में लिख लेना, ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए और रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। अब भाई अगली लोक कलाएँ का यहाँ हो जो वो देख लो आप। बातिक, बातिक का वो ये चित्रण एक शिल्प है, ये चित्रण एक शिल्प है जिसमें पहले कपड़े पर मार्कर अथवा कार्बन पेपर से इच्छित चित्र बनाए जाते हैं, फिर रंग योजना बनाकर रंग भरे जाते हैं। ये चित्रण सीकर का खंडेला में प्रसिद्ध है। अब भाई देखो बातिक का हो कपड़ों से आपने पास वो कपड़ा में निश्चित आकार से आपने कोई कार्बन या मार्कर से चित्र बना लिया। अब चित्र तो बना दिया लेकिन वहाँ रंग न भरिया, अब यहाँ में फिर कई चित्र बना फिर रंग योजना बनाकर भाई इनमें कशे रंग बनना हो इनमें कशो बनना हो वो आधार पर अपने में रंग भर जा। तो यह भी एक लोक कला है जो कि राजस्थान का जो सीकर जिला को वहीं अपना प्रयोग में की जाओ। तो सीकर का जो खंडेला है वहीं पर बातिक नाम से जो चित्रण है वो किया जाता है, ठीक है। तो हो गया भाई, समझ में आ गया बातिक क्या है भाई, आ गया समझ में। बस ये ध्यान रखना सीकर का खंडेला इसके लिए प्रसिद्ध है। अगली जो लोक कला आती है अपने पास वो आती है सांझी। इसका बारे में तो जाना ही ये तो पूरा राजस्थान प्रसिद्ध है। सांझी बनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ की थी, ठीक है। राजस्थान में सांझी बनाने की परंपरा वृंदावन से आई है। वृंदावन वही भगवान श्री कृष्ण की भूमि, वहीं से अपने पास सांझी की जो कला है ये राजस्थान में आई है। कुमारी कन्या दीवार पर गोबर से सांझी बनाती हैं, गोबर से बनाती हैं भाई, ठीक है।
नाथ द्वारा के श्री नाथ जी के मंदिर की केले की संज्ञा, केले को कदली भी कहा जाता है, तो इसे बोल सकते हैं अपन कदली पत्तों की सांझी। तो जो केले की संज्ञा है ये नाथ द्वारा के जो श्री नाथ जी का मंदिर है उसकी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओके, आगे समझ में भाई पूछ ले क्वेश्चन के केले की संज्ञा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो भाई अगला जो पॉइंट आता है, जो उदयपुर का मच्छिंद्र नाथ मंदिर है जिसे संज्ञा मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, कि सांझी के लिए प्रसिद्ध है। तो उदयपुर को एक और मंदिर है मच्छिंद्र नाथ मंदिर, जिसे संज्ञा मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, ये सांझी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि संज्ञा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो आप क्या बताओगे भाई उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और जो बड़ी साइज की सांझी रोज उन्हें संज्ञा कोट कहूचा अपन आडोती में। ठीक है, आडोती हो या राजस्थानी उन्हें संज्ञा कोट कहूचा। ठीक है, आगे समझ में सांझी काय हो। आगे चला भाई, अगली जो कला आती है अपने पास वो आती है दोस्तों पाने। पाना के बारे में पता नहीं आज से काई वो जो देखो पाने क्या होते हैं दोस्तों, विभिन्न देवी देवताओं की कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। तो पाने क्या होते हैं भाई, विभिन्न देवी देवताओं का कागज पर जो चित्र अंकित हो वहाँ नहीं पाना कहोचे। ठीक है, त्योहारों पर इन्हें दीवार पर चिपका कर पूजन किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे अपने रक्षाबंधन आता है उस दिन पाने जो चिपकाए बनाए जाते हैं, वो अपने पास जो श्रावण आते हैं उनके पाने भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वो है दोस्तों श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का पाना सबसे अधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का प्रयोग या चित्रण किया जाता है। जो 24 श्रृंगार जो भगवान का वो चित्रित रूप में उनमें दर्शाया जाओगे। तो पाने क्या होते हैं भाई, देवी देवताओं की कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। आगे समझ में यहाँ तक, आगे चले भाई। अगला जो लोक कला आती है अपने राजस्थान की वो आती है भाई गोदना। गोदना वही मेड़ा पे यहाँ पर वो जाओज गुदवाओज शरीर पर, तो वही चीज़ है गोदना। शरीर पर गोदना गोदने की कला का आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रारंभ किया था। यह अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है, जिसे अधिकतर नट या भाट, वही जो कठपुतली वाले हैं वही भाट, आगे भाई यहाँ भी भाट जाति के लोग करते हैं। तो गोदना क्या है, शरीर पर कुछ कलाकृति को खुदवाना वही गोदना है। ठीक है, शरीर पर चित्र बनवा वो डायरेक्ट यूँ समझ लेते। तो यह लोक कला भी अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है और भाट जाति के लोग ये काम करे। आगे चला तो आगे आओ जाओ अपने पास मेहंदी। तो मेहंदी भैया बहुत प्रसिद्ध है, हाथों में कलात्मक रूप से चित्रित की जाती हैं शादी हो कुछ भी त्यौहार हो, मेहंदी अपने जो स्त्रियाँ और पुरुष हैं वो भी मेहंदी लगवाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। दोस्तों जो मेहंदी प्रसिद्ध हैं वो याद रखना, सोजत यानी कि जो पाली जिला है वहाँ पर ये सोजत हैं, वहाँ की मेहंदी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है जो कि पाली जिले में स्थित है। ठीक है, मेहंदी हो गया भाई। अब आता है अपने पास व्हील। अब व्हील का है वो जी थोड़ा नयो शब्द है। तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाए गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित कलाकृति व्हील कहलाती हैं। व्हील वाई से भाई साहब का अपना घर पर ना छोटी छोटी चीज़ें रखबा कारण कुछ महलनुमा कोई आकृति बना ले लकड़ी की, वो अलग अलग अपने पास स्थान बना ले जम वो चीज़ ना रख दीजिए। तो वो सियाण की कला करते अपने पास काय कलाओं से व्हील कलाओं से। ठीक है, तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी छोटी चीज़ों को सुरक्षित रहने के लिए मिट्टी की महलनुमा चित्रित कलाकृति ही व्हील कहलाती है। ये मिट्टी की बनी होती है, ये जरूर स्पेशल है। ठीक है, मेघवाल जाति की महिलाएं इस कला में निपुण हैं। ठीक है भाई साहब, आगे समझ। अब अगली जो लोक कला आती है वो आती है अपने पास पतवारी। पतवारी आपने जो लोक देवी देवता आते हैं उसमें पढ़ते लोक देवी में पतवारी माता, जिसको क्या करते तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पूछते हैं, तो ये पतवारी उसी से संबंधित हैं। यानी कि पतवारी कोई आकृति बनाते हैं भाई चित्रित स्वरूप में, इसलिए इसे यहाँ पर लोक कला में ऐड किया गया है। बाकी इसका अध्ययन अपन वहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, पतवारी क्या है भाई, तीर्थ यात्रा पर जाते समय इसकी पूजा की जाती है। आगे समझ में क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय राजस्थान के लोग कौन सी देवी की पूजा करते हैं, तो पतवारी देवी की। ठीक है, आगे चला भाई पिछवाइया। पिछवाइया भी बहुत प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। तो देखो नाथ द्वारा शैली में श्री नाथ जी की पिछवाई कला का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जो नाथ द्वारा में श्री नाथ जी है वहाँ की जो पिछवाइयाँ है वो कला को बहुत आकर्षक केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर जो जोशी परिवार के जो टेक जी हैं और मुकुंद जी हैं
ये जोशी परिवार से संबंधित है भाई, भीलवाड़ा वाला से। टेकजी और मुकुंद जी ने फड़ शैली के भित्ति चित्रों, जो फड़ शैली के जो भित्ति चित्र रहे हो, यानी कि दीवार पर कोई चित्र बनाबो फड़ शैली के रूप में, ठीक है। एवं पिछवाइयों का निर्माण, यानी कि पिछवाइया का निर्माण सन 1850 में प्रारंभ किया था। तो भाई यहाँ नहीं कराया जाए ये को निर्माण भी, पिछवाइया को जो प्रारंभ करियो है बनाबा को, वो टेकजी और मुकुंद जी जो कि जोशी परिवार से संबंधित है, यहाँ नहीं सर्वप्रथम यहाँ को निर्माण प्रारंभ करियो छो, ठीक है। आ गया समझ में। तो पिछवाइया का तो एक ही क्वेश्चन आता है कि पिछवाइया कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी की पिछवाइया प्रसिद्ध हैं। पिछवाई एक कलाकृति होती है दोस्तों, जो मूर्त के पीछे जो सजावट की जाती है उसे ही पिछवाई कहते हैं, ठीक है। आगे चलो भाई, थापा। अब थापा मार दे तो काय वो याद ना, देखो थापा काय वो भाई, हाथ की उंगलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें थापा कहते हैं। थापा का मतलब हाथ रेव जो वो ना कहीं रंग में लेर आपने जो दीवार रेव जो घर की ऊपर छापा देबू टापा देबू, ठीक है, वही अपने पास थापा कहलाता है राजस्थानी में। तो उसे इम्पोर्टेंट को नहीं है पर तक लिए जानबो जरूरी है, ठीक है। अब आवजे जो अपने पास अलग लोक कला वह कहे आवजे बेटवेड़े या थापड़ा, बटेवेड़े या थापड़ा, याद रखना थापड़ा। तो राजस्थान में गोबर निर्मित सूखे उपलों, जो कहूँ अपन छाना, ठीक है। तो गोबर निर्मित सूखे उपलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृति ही अपने पास थापड़ा या बटवेड़े कहलाती हैं। आपने देखा होगा घरों में ऐसे ही आकृति बनी हुई है, ज़्यादातर गांव में होती है दोस्तों, छानों का यूज गांव में होता है। तो ऐसे आकृति बना देते हैं, उसके अंदर छानों को रख देते हैं अच्छे से भाई, उपलों को, ताकि वो बारिश में क्या है सुरक्षित रहे। तो उसे अपन क्या कह रहे हैं, बटवेड़े या थापड़ा कह रहे हैं, ठीक है, राजस्थानी में। अगली जो लोक कला आती है भाई, वो आती है अपने पास ओका नाका गुणा। ओका नाका गुणा क्या है भाई, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाए जाने वाला आकार जो चेचक निकलने पर बनाकर पूजा जाता है। मतलब का वो जो ग्रामीण अंचलों में गोबर से कोई आकार बना दीजिए और जब कोई बीमारी होती चेचक तो उनकी पूजा की जाओ, इन्हें ओका नोका गुणा कहते हैं। ये भील जनजाति में इनमें प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बराड़ी, बराड़ी क्या है भाई, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाई जाने वाला लोक देवी का चित्र, यानी कि जो भील होते हैं उनमें लड़की का जब विवाह होता है तो वह उनके घरों के बाहर क्या है दीवार पर भाई कोई आकृति बना दीजिए भाई, उसे ही लोक देवी का चित्र कहते हैं। तो उसे ही अपन राजस्थानी में क्या कहते हैं, भराड़ी कहते हैं, यानी कि जो भील हैं उसे भराड़ी कहकर पुकारते हैं। तो भराड़ी क्या हो गया भाई, घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र हो गए, ठीक है। आगे समझ में, आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अब अगली जो लोक कला आती है वो आती है सोहरिया। तो सोहरिया क्या है दोस्तों, भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्र सोहरिया कहलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सोहरिया पूछ ली क्या होते हैं भाई, कि राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में भोजन सामग्री रखवा कारण जो मिट्टी का बर्तन बनाओ, एक तरह से बर्तन ही, पात्र बर्तन ही बोल दो आप, जो मिट्टी के बने होते हैं और लेकिन वो कलात्मक होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आकृतियाँ छपी होती हैं, ठीक है। अगला जो अपने पास आता है वो आता है घोड़ा बावसी। अब ये घोड़ा बावसी का वो जो भाई मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े, यानी कि मिट्टी के बने जो कलात्मक घोड़े होते हैं उन्हें घोड़ा बावसी कहते हैं, जिनकी आदिवासी भील गरासियों में बड़ी मान्यता है। भील और गरासियों में इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। अब देखो भाई ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। कुछ दो कलाएं हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो मेतरण कलाएं, एक उस्ता कलाएं। इनके बारे में आपको पता होगा, उस्ता कला के बारे में तो कन्फर्म आपको पता होगा, मेतरण कला के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो भाई का है मेतरण कला, इसके द्वारा जो बीकानेर है, यानी कि बीकानेर में प्रसिद्ध है मेतरण कला, याद रखना। जो बीकानेर में धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र तथा गणगौर, ईसर, तोरण आदि बनाने व रंगने का कार्य किया जाता है। किस कला के अंतर्गत, मेतरण कला के अंतर्गत। जो बीकानेर जिला है वहाँ पर धार्मिक स्थलों एवं पुराने कथाओं पर आधारित देवी देवताओं का भित्ति चित्र बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर जो गणगौर निकलते हैं तो गणगौर, ईसर, तोरण आदि बनाए जाते हैं और रंगने का कार्य किया जाता है। तो इसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, मेतरण कला कह रहे हैं, जो कि जैन परिवार से संबंधित है दोस्तों। तो मेतरण परिवार जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त हैं, ठीक है। जो शैली को यूज करे जो मैं राजस्थानी शैली भी रहोगी हालांकि, लेकिन जैन शैली को सर्वाधिक में प्रभाव रहोगी। तो मेतरण परिवार में जो आ गया अपने पास क्या आ जाता है निकल के, कि जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है।
आगे समझ में भाई मेतरण कला क्या है, इसका संबंध बीकानेर से है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनाई जाती हैं और रंगाई की जाती हैं। मेतरण परिवार जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते हैं, जिसमें अगली जो कला आती है अपने पास वो आती है भाई उस्ता कला। तो उस्ता कला क्या है भाई, जो बीकानेर के महाराजा थे दोस्तों अनूप सिंह, ये लाहौर से जो मुगल शैली के जो उस्ता कलाकार थे उनको बीकानेर लाए थे, जिन्हें उस्ताद कहा जाता है। तो याद रखना उस्ता कला का संबंध भी बीकानेर से है। इसमें मुख्यतः दोस्तों जो ऊँट की खाल पर जो अंकन किया जाता है उसका प्रमुखता है, इसमें कलात्मक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। तो जो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह है ये मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को बीकानेर लाए थे, जो उस्ताद कहलाए। इसमें प्रमुखतया ऊँटों की खाल पर अंकन प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे समझ में मेतरण कला बीकानेर से संबंधित है। जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। उस्ता कला भाई ऊँट की खाल पर अंकन करना उस्ता कला का उदाहरण है। और इसमें अपने पास जो उस्ताद हैं वो क्या है भाई, मुगल शैली से प्रभावित हैं ये कला, ये भी आप याद रखना। ठीक है, हो गया समझ में। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। अब याद रखना भाई, जो गोरबंद है, गोरबंद ये ऊँट के गले का आभूषण होता है। ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। तो कृष्ण आया हुआ है इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर आपको बताया है। पूछा हुआ है कि गोरबंद क्या है, किसका आभूषण है, तो ये ऊँट के गले का आभूषण है। ठीक है, अब भाई ये टॉपिक आपके पूरा कंप्लीट हो गए हैं। जो भी महत्वपूर्ण लोक कलाएं थी मैंने आपको सारी बता दी है। अब इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक उनको आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपके थ्योरी भी हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो देखो। सबसे पहला प्रश्न आया है भाई, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है, तो किसकी पूजा की जाती है भाई, पतवारी देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पट चित्रण यानी कपड़े पर चित्रांकन, फड़ जिसके बोलते हैं। पट चित्रण यानी कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, फड़ या फड़ कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्बुद्ध किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं भाई भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। ठीक है, जो पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्र बनाए जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड होते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, नाथद्वारा का प्रसिद्ध है पिछवाई कला। अगला क्वेश्चन है भाई, पापू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ का वाचन करते हैं, तो मैंने बताया पापू जी और रामदेव जी दोनों में एक ही वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ते का। ठीक है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का, जो कि एक कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भाई, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है। अब देखो मैंने बताया था ना आपको, वो बताया था कि अपने पास तोरण से लेकर जो पात्रे हैं वहाँ तक की जो लोक कला है वो यानी कि लकड़ी यानी कास्ट से रिलेटेड है। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है, पाने, काड़, सांझी, फड़। अब देखो पाने हैं भाई, अपन ने पढ़ा था पाने क्या होते हैं भाई, कागज पर लोग देवी देवताओं के चित्र। ठीक है, पाने कहलाते हैं, पाने हो गया भाई, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। काड़ के बारे में मैंने बता रखा है, बस्सी जो चित्तौड़गढ़ का जिला है उसका जो स्थान है बस्सी जो ग्राम है वहाँ पर काड़ का निर्माण किया जाता है, जो कि लकड़ी से संबंधित एक मंदिर नुमा कलाकृति होती है। सांझी के बारे में मैंने पूरा आपको बताया, फड़ के बारे में अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ा है। हो गया समझ में, आ गया समझ में सारी चीज़ें। आगे चलो भाई, ब्योआन है, तो ब्योआन क्या है भाई, लकड़ी के बने देवी मान, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। कांवड़ जाति के बोपो द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती हैं, मैंने अभी बताया कांवड़ जाति किसकी आराधना करती हैं, रामदेव जी करती हैं, तो भाई फड़ भी उनकी उन्हीं की वाचन करेगी, तो रामदेव जी की फड़ का ये वाचन करती हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ करती है, रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ करती हैं। ओके क्लियर। सांझी की माता किसे माना जाता है, ये पॉइंट मैंने नहीं बताया बट यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपके कंप्लीट हो गए। जो सांझी की माता है उसे पार्वती देवी के रूप में माना जाता है, यानी कि जो सांझी है वो एक तरह से पार्वती माता है। ठीक है, तो पार्वती माता को माना जाता है सांझी। सबसे अधिक चित्रांकन एवं लंबी गाथा किस फड़ में मिलती हैं, तो मैंने बताया सबसे अधिक चित्रांकन सबसे लंबी गाथा किसकी है भाई, देवनारायण जी की फड़। ओके कंप्लीट। आगे चलो, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है, तो गुज्जर बोपे द्वारा किया जाता है। आ गया समझ में, कौन सी वाद्य यंत्र, जंतर द्वारा। ओके आगे चलो भाई, ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना साथ के साथ, ये सभी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं लिए मैंने ताकि अपने जल्दी सीख हो जाए ये सभी। सबसे लोकप्रिय फड़ें, तो किसके भाई, पापू जी की फड़ें। किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया, मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो आ गया। कौन से लोक देवता है जिसकी फड़ का डाक विभाग द्वारा टिकट जारी हुआ है, देवनारायण जी का हुआ। कब हुआ है, 1992 में हुआ है। ठीक है, देवनारायण जयंती पर। अगला है भाई, सुमिलित कीजिए, सूची फर्स्ट दे रखा है, सूची सेकंड दे रखा है। अब पहली जो है कागज पर निर्मित चित्र, कौन सी लोक कला का उदाहरण है, पाने का।
सही है भाई। लकड़ी पर निर्मित चित्र क्वाड, बिल्कुल सही है भाई। कपड़े पर निर्मित चित्र फड़, बिल्कुल सही है। मानव शरीर पर निर्मित चित्र गुदना या गोदना, ठीक है, चारों सही है, यहाँ पर ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन आता है सम्मिलित वाला, ये RS में आया था क्वेश्चन। पिछवाइयों का संबंध है, तो पिछवाइयों का कहाँ संबंध है भाई, नाथ द्वारा से संबंधित है, ठीक है, नाथ द्वारा राज संबंध। तो ये थे जो क्वेश्चन आए हैं ओल्ड एग्जाम में। ये पूरा कंप्लीट आपके टॉपिक हो गया है। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक याद हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन रह गए वो अपन आगे देख लेंगे, बाकी जो ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन थे यही क्वेश्चन थे, ठीक है। पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा उससे आपका RS का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल भी लो लेवल से नहीं पढ़ना है, अपन को उच्च लेवल से पढ़ना है। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कम पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन आया, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।